दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर ईरान बनाम इजराइल के इस युद्ध में किसे हासिल क्या होगा और अब तक किसने क्या हासिल किया है। लेकिन जिस तरह से मिडल ईस्ट की स्थिति बिगड़ रही है, वो सिर्फ मिडल ईस्ट की यानी मध्य पूर्व एशिया की ही स्थिति नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के सत्ता और शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल के पीछे अमेरिकी ताकत है और ईरान के पास स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइलें भी हैं और अब तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी बातें कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल से मुकाबला और ईरान का जज्बा और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट की ताकत और मिडल ईस्ट का शक्ति संतुलन, तेल की राजनीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के आयात निर्यात का खेल, ये सब अपनी जगह है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, किस दिशा में यह युद्ध लेकर जा रहा है और किस तरह से इजराइल और इराक के बीच के संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक नई परिस्थितियां निर्मित हो रही है, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका की परिस्थिति को समझना होगा और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से यूएस नेवी और एयर फोर्स वहां बिल्डअप कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है जब अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ इस युद्ध को औपचारिक तौर पर शायद ज्वाइन कर ले। करेगा नहीं करेगा, लेकिन तैयारी उसी दिशा में दिख रही है। इजराइल के सामने जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इतनी तीखी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से होगी, इतनी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से होगी, ये कल्पना से परे इजराइल के लिए जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक नए तरह की शक्ति का एहसास जरूर है कि किसी को भी कमजोर समझने की कोशिशें मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में कितनी खतरनाक हो सकती है। वरना अभी 1 हफ्ते पहले जब तक यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले की परिस्थितियों को देखें तो क्या कहा जाता था कि तमाम अरब कंट्रीज के बीच, गल्फ कंट्रीज के बीच, इस्लामिक कंट्रीज के बीच, उन सब देशों के बीच में इजराइल अपने अस्तित्व को अपने एग्रेशन के साथ ही, अपनी आक्रामकता के साथ ही बनाकर रखे हुआ है। लेकिन अब ये स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल के पास इसमें कोई शक नहीं कि उन्नत तकनीक, अत्याधुनिक मिसाइलें और अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का जखीरा मौजूद है और तभी उसने जिस प्रकार से लगभग पूरी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया ईरान के बावजूद, ईरान की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसने इजराइल को अंदर से तिल मिलाकर रख दिया। अब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और जब सारी चीजें सबके सामने दिखाई दे रही है कि यह युद्ध एक अंतहीन युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, और जब इन सब के बीच G7 की बैठक होती है और G7 की बैठक को एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा महत्वहीन बना दिया जाता है, उसमें उसके प्रति बेरुखी दिखाई जाती है, तो अब यह किसी से नहीं छिपा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयास जो भी हो, अमेरिका इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है। लेकिन निर्णायक मोड़ पर क्या उसी तरह से ले जाना चाहता है जिस तरह से इजराइल चाहता है? जी नहीं। इजराइल की परिस्थिति अलग है, ईरान की परिस्थिति अलग है। ईरान एक शिया बहुल देश है, यहूदी वर्चस्व वाला देश है इजराइल। और इन सब के बीच जब फिलिस्तीन की बात आती है, स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की बात आती है, तो जरा वो दौर भी याद कर लेना जरूरी हो जाता है कि जिस दौर में स्वतंत्र फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे अरब देश खुलकर नहीं आ पाते थे, उस दौर में भी सुन्नी बहुल जनसंख्या वाले फिलिस्तीनी लोगों के साथ शिया बहुल जनसंख्या वाला इजराइल खड़ा था। तमाम तरह के आपसी मतभेदों को दरकिनार कर उनके साथ खड़ा था और ये बात इजराइल को चुभनी तो स्वाभाविक है। और जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल इसके बावजूद मजबूती के साथ डटा हुआ है, तमाम बड़े नुकसान को झेलते हुए डटा हुआ है। तो कई कारण है इसके पीछे। कारण है ईरान की जनता का किसी भी तरह से, हर तरह से कहें तो इजराइल के विरोध में सरकार के साथ खड़े हो जाना। दूसरा बड़ा कारण है इजराइल की अपनी सेना और सैनिकों की संख्या। और इन दोनों से बड़ा कारण है तो वो ये है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी तकनीकी को सुधारने पर
मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उसके साथ-साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसके इसके साथ-साथ परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर जो ध्यान दिया, उसने आज ईरान को उस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि वो इज़राइल का मुकाबला कर सके। इज़राइल के पास तकनीक है, सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। ईरान के पास भी तकनीक है, लेकिन अभी वो इज़राइल के स्तर को छू नहीं पाया है। लेकिन उसके पास बहुत बड़ी संख्या है आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से, आईआरजीसी के नाम से उसके पास बहुत बड़ी सेना है। और जब बहुत बड़ी सेना उसके पास मौजूद है, तो क्या ये हवाई फायर के बाद जिस प्रकार से तकनीकी की लड़ाई चल रही है और लगातार हर हमले का जवाब ईरान दे रहा है, तो उसके बाद की परिस्थितियों में क्या लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ सुलझ जाएगा? फिलिस्तीन का मुद्दा अलग है, इराक का मुद्दा अलग है, ईरान का मुद्दा भी अलग है और परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी अलग है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चिंता अमेरिका और इजराइल दोनों को है, लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के लक्ष्य बड़े साफ हैं, दो ही लक्ष्य उसके दिखाई देते हैं। पहला, परमाणु कार्यक्रम जो ईरान अपना चलाना चाहता है, उस परमाणु कार्यक्रम को किसी तरह से रोक देना, उस पर बर्फ डाल देना। और दूसरा, आईआरजीसी जो ईरान की सबसे बड़ी सेना है, उस सेना को नेस्तनाबूद कर देना। ये दो बड़े टारगेट इजराइल के दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिकी लक्ष्य कुछ और है। अमेरिकी लक्ष्य कहीं बड़ा है। साथ दोनों जरूर हैं, लेकिन दोनों के टारगेट अलग हैं। अमेरिकी लक्ष्य किसी न किसी तरीके से एक पश्चिम की पिट्ठू सरकार की, शिया बहुल सरकार की स्थापना ईरान में करने का दिखाई देता है। किसी तरह से जैसे इराक में एक सरकार बनाई गई सद्दाम हुसैन के बाद, उसी तरह की सरकार ईरान में एक शिया सरकार की स्थापना, शिया डोमिनेंट, शिया प्रभुत्व वाली सरकार की स्थापना करना, ताकि वो सरकार इजराइल या अमेरिका की विरोधी ना हो, बल्कि उसकी कठपुतली के तौर पर वो दिखाई दे। वो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है। लेकिन इस लक्ष्य के बीच में क्या एक नए तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां नहीं बन रही है? ईरान के मौजूदा शासक खामेनेई की बात करें। खामेनेई ने जिस प्रकार से इस संकट की घड़ी में अपने देश का नेतृत्व किया है, वो ईरान के लोगों के बीच में एक अलग तरीके के जज्बे का संचार कर रहा है। स्वाभाविक है, दुनिया में किसी भी देश में जब युद्धोन्माद की स्थिति होती है, तो उस देश में सरकार चाहे लोकप्रिय हो या अलोकप्रिय रही हो, उन्हीं परिस्थितियों में लोग सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। यही आज ईरान के साथ हो रहा है। जनता सरकार के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, सेना के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, परमाणु वैज्ञानिकों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और देश के थिंक टैंक के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या इतने बड़े जज्बे को सरकार को हिलाने के बाद, एस्टेब्लिशमेंट को हिलाने के बाद, क्या पश्चिम की जो ताकत, जिस यूएसए की बात की जा रही है, जिस ट्रंप प्रशासन की बात की जा रही है, क्या वो इराक जैसी स्थिति पैदा कर पाएंगे? मत भूलिए कि इराक में सद्दाम हुसैन का शासन लंबे समय से था और इराक में नाम की डेमोक्रेसी थी, लेकिन इराक की तुलना में ईरान में डेमोक्रेसी का स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा था। तो ईरान में इराक की तरह पश्चिम की पिट्ठू एक कठपुतली सरकार बना दी जाएगी, इसकी गुंजाइश तो कम दिखती है। लेकिन एक बेहद विषम परिस्थितियों की गुंजाइश जरूर दिखती है कि आखिर आईआरजीसी को जिस प्रकार से नेस्तनाबूद करने की तैयारी हो रही है, फिर आईआरजीसी के लोग कहां जाएंगे? आईआरजीसी के लोग किस तरह की परिस्थितियों से दो चार होंगे? क्या उन्हीं परिस्थितियों की तरफ जाएंगे जिस तरफ सद्दाम हुसैन की सेना के लोग चले गए और पूरे पश्चिम में एक बेहद विभत्स स्थितियां सीरिया से लेकर इराक तक खड़ी हो गई? ये एक इतना विचारणीय प्रश्न है जिसके ऊपर पश्चिम ने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही वो सवाल है जहां सबके जेहन में अब ये कौरना शुरू हो जाता है कि आखिर इस युद्ध से किसे क्या हासिल होगा। पश्चिम एशिया को एक शांति की जरूरत है, मध्य एशिया को एक शांति की जरूरत है और शांति को मौका देने के लिए न तो ईरान तैयार दिखता है, न ही इजराइल तैयार दिखता है और फिलहाल अब तक जो रुख रहा है, घोषित तौर पर जो भी हो, अघोषित तौर पर तो अमेरिकी नीति भी इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने की दिशा में मध्यस्थता के दावे तक जाने की स्थिति में दिखाई नहीं देती। दावे भले ही जो कर ले, क्या डोनाल्ड ट्रंप उस स्तर की कोशिशों का दावा कर सकते हैं जो दावा
भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के मध्यस्थता के लिए 11 बार तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और प्रेस के माध्यम से वो कर चुके हैं। क्या इस तरह के दावे करके वहां वो सीज फायर कराने का ऐलान कर सकते हैं? स्वाभाविक है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। सभी जानते हैं कि तेल की राजनीति में एक तरफ रूस है। जितना ये युद्ध आगे खींचेगा, रूस के कच्चे तेल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलचस्पी बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी। तो ये लंबा खींचेगा तो रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। चीन के लिए नुकसान की स्थिति है क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के अपने इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, व्यापारिक हित इराक में है। उसके पोर्ट, उसके बंदरगाह लीज पर ले रखे हैं चीन ने, और वहां से उसका व्यापारिक रूट तय होता है। आज की तारीख में यदि आप देखें तो सबके हित अपनी जगह है, लेकिन पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के हितों की बात यदि की जाए तो कितने लोगों को उसकी चिंता है? कौन चाहता है कि पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति स्थापित हो जाए? कौन चाहता है कि अरब से लेकर सीरिया तक और फिलिस्तीन से लेकर इराक, ईरान और कुवैत तक एक शांतिपूर्ण व्यवस्था को मौका दे दिया जाए, एक मौका मिल जाए? तेल का व्यवसाय पूरी दुनिया में तेल पर आधिपत्य लोकतंत्र को रोक कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। डेमोक्रेसी के साथ व्यापार में मोनोपोली का खेल एक साथ उस सफलता के साथ नहीं चलाया जा सकता जिस सफलता के साथ डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक कर या डमी सरकारों को बनवा कर चलाया जाता है। इसके पीछे अब 4 दिन 5 दिन से जो युद्ध की स्थितियां हैं उसे भूल जाइए। 4-5 दिन से जो युद्ध की परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में इजराइल की अपनी चिंताएं थी और वो वाजिब चिंता थी। जैसे ईरान की चिंता है वो वाजिब चिंता है, वैसे ही इजराइल की जो चिंता थी वो भी वाजिब थी। वो उसके अस्तित्व का सवाल था। लेकिन जो अमेरिका की चिंता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के खेल में लगे बड़े देशों की चिंता है, वो चिंता बिल्कुल अलग है। और वही चिंता ईरान के भविष्य को लेकर अब सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इस युद्ध से किसे क्या हासिल होगा और अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य कैसे अलग है। वो आने वाले वक्त में सबके सामने दिखाई दे देगा कि कैसे अलग दिखाई दे रहे हैं। देखते जाइए क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को मौका देने के लिए कम से कम गल्फ कंट्री को, ईरान और इजराइल में कोई फिलहाल तैयार होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये सिलसिला आखिर चलेगा तो कब तक चलेगा, ये देखते जाइए। बहुत अलग अलग तरह से आप देख रहे होंगे कि लोग खुश हो रहे हैं। जो ईरान के साथ सहानुभूति रखते हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई बहुत जबरदस्त तरीके से की। जो इजराइल के साथ सहानुभूति रखते हैं वो भी खुश हो रहे हैं। लेकिन इस युद्ध के पीछे का जो असली खेल है, वो खेल किस खतरनाक मोड़ पर बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखते जाइए, शायद क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता का चापलूस पूंजीवाद जब व्यवस्था को पूरी दुनिया में अपने नियंत्रण में करने की कोशिशें शुरू कर देता है, तो इस तरह की गतिविधियों को अपने आप स्पेस मिलना शुरू होता है। तब छोटा सा युद्ध एक बहुत बड़ी विभीषिका के तौर पर सामने लाने की प्रवृत्ति राष्ट्रवाद के नए तरीके से और नई परिभाषा में गढ़ने के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। देखते जाइए आखिर आगे आगे होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।